नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री परिवार में। एचडी आपके लिए एक कार्यक्रम स्टार्ट करने जा रहा है जिसके अंदर हम पिछले कुछ सालों के महत्वपूर्ण 1000 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। यदि आपका जो टारगेट है वो आईएएस प्रीलिम्स 2023 है तो ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें हम आप लोगों के लिए 1000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो कवर कराने जा रहे हैं, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये जो वीडियोज हैं आप लोगों को पार्ट वाइज प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ना कि ये आप लोगों की जो तैयारी है उसमें सहयोग देगा बल्कि आपकी सफलता को भी सुनिश्चित करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, त्वरित वित्तीय प्रपत्र पर त्वरित ऋण सुविधा यानी कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट जो आरएफआई है और आरसीएफ यानी कि रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित है। यानी कि आरएफआई और आरसीएफ जो है किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, आपको पता चल गया कि क्वेश्चन किससे संबंधित है। अब इसमें हमें 4 विकल्प दिए गए हैं जिसके अंदर एशियाई विकास बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल है तथा विश्व बैंक दिया गया है। तो ये 4 हमारे पास ऑप्शन हैं। आप देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, यदि क्लास ले रहे हैं और प्रीवियस पेपर के जानने के आप इच्छुक हैं तो ये भी जान लेना जरूरी है कि त्वरित वित्तीय प्रपत्र क्या है, त्वरित ऋण सुविधा क्या है और इससे अधिक ये किससे संबंधित है, कैसे संबंधित है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि इसका आंसर क्या है, क्या हमें आंसर इसका देना चाहिए था। देखिए, ऋण वित्तीय प्रपत्र यानी कि आरएफआई त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो भुगतान संतुलन आवश्यकताओं के तत्काल संतुलन का सामना करने वाले सभी सदस्य देशों के लिए उपलब्ध है। सदस्य देशों की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए आईएमएफ जो है वित्तीय सहायता को अधिक लचीला बनाने के लिए आरएफआई व्यापक सुधार के हिस्से के रूप में बनाया गया था। ठीक है, यहां से आप समझ गए आईएमएफ ने वित्तीय सहायता को अधिक लचीला बनाने के लिए, जब एक कंट्री की आपातकाल स्थिति हो यानी कि वित्तीय स्थिति खराब हो गई हो और उसको तत्काल सहायता की जरूरत हो, तो उस टाइम पीरियड के लिए आरएफ का व्यापक सुधार के हिस्से के रूप में बनाया गया था। तथा आरएफआई आईएमएफ की पिछली आपातकालीन जो सहायता नीतियां थी उनकी जगह ली थी इसने, आरएफआई ने। और इसका जो उपयोग है विभिन्न परिस्थितियों में किया जा सकता है। वे कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, पहले जान लेते हैं आरसीएफ के बारे में और फिर वो 3 क्षेत्र जानते हैं जहां पर ये सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं, यानी कि ऋण जो है प्रोवाइड कराया जाता है। आरसीएफ के देख लेते हैं, कम आय वाले देशों को तत्काल भुगतान संतुलन की आवश्यकताएं प्रदान करती है, यानी कि जिसको आवश्यकताएं हैं और तत्काल आवश्यकताएं हैं, आपातकाल स्थिति बनी हुई है जहां कोई शर्त नहीं होती है, यानी कि जो आपको सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएगी, जो ऋण सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी उसकी कोई शर्त नहीं होगी। और इस कार्यक्रम की एक पूर्ण आर्थिक कार्यक्रम न तो आवश्यक है न ही संभव है। आरसीएफ की स्थापना एक व्यापक सुधार हिस्से के रूप में की गई थी ताकि वित्तीय सहायता को अधिक लचीला, संकट के समय एलआईसी की विविध आवश्यकताओं का अनुकूल बनाया जा सके। यानी कि यदि किसी, जैसे अभी श्रीलंका की स्थिति है तो उसको तत्काल आवश्यकताएं हैं इस ऋण सुविधा की, तो उस ऐसे टाइम पीरियड के अंदर जब आपको तत्काल जरूरत हो, कोई शर्त आपके ऊपर लागू न की जाए, तत्काल आपको वो सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाए, तब ऋण सुविधा आपको प्रोवाइड कराई जाए, तो उसके लिए आरएफआई को लाया गया था। आरसीएफ की वे 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। तो वो है घरेलू अस्थिरता, यानी कि आपके जो क्षेत्र है, आपके जो कंट्री है वहां पर अस्थिरता बनी हुई है, आपात स्थिति है, जैसे स्रोतों को एक विस्तृत श्रृंखला के कारण तत्काल भुगतान संतुलन जरूरतों के लिए एक नियमित खिड़की है, यानी कि वहां से आप जो है आपको सुविधा प्रोवाइड हो सकती है। कहां से? आईएमएफ से। और दूसरी की बात करें, दूसरा क्षेत्र की बात करें तो अचानक बहिर्जात झटके कारण तत्काल भुगतान जरूरतों के लिए एक एक्सोजेंस शोक विंडो। और तीसरा खिड़की है, यानी कि तीसरा क्षेत्र है प्राकृतिक आपदाओं के कारण तत्काल भुगतान जरूरतों के लिए एक बड़ी प्राकृतिक आपदा खिड़की जहां क्षति सकल घरेलू उत्पाद के 20% के बराबर या उससे अधिक होने का अनुमान है। तो इसका आंसर क्या हो गया, किससे संबंधित है? जो आरएफआई है और आरसीएफ किससे संबंधित है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, आईएमएफ से संबंधित है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
सर्वन ट्रांस यानी कि रिजर्व ट्रांस जो है निर्दिष्ट करता है। और ये क्वेश्चन आया था 2020 के अंदर। इसमें पूछा गया था कि जो सर्वन ट्रांस है वो किसको निर्दिष्ट करता है, यानी किससे संबंधित है, तो वो भी आईएमएफ से ही संबंधित है, इसके द्वारा सदस्यों को प्रदत्त एक शाखा प्रणाली को। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आईएमएफ से ही संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आईएमएफ से संबंधित है। देखिए आईएमएफ से ये क्वेश्चन जो है संबंधित है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि अभी भी आईएमएफ जो है चर्चाओं में है। तो हमारी जो ग्रोथ रेट है, जो पहले अनुमान लगाया था आईएमएफ ने, उसको घटाकर कम कर दिया है। तो ऐसे जब कोई चीज चर्चाओं में आ जाती है तो वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं और आईएमएफ से संबंधित है। इसलिए हम आपके लिए, इसलिए आपको बता रहे थे कि हम जो है आपको महत्वपूर्ण 1000 क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। ये क्वेश्चन जो है 2016 के अंदर आया था। इसके बारे में पूछेगा कि ये रिपोर्ट को कौन तैयार करता है, कौन सी रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन तैयार करता है, तो वो भी तैयार करता है आईएमएफ। ये संबंधित है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से। कौन रिपोर्ट तैयार करता है वैश्विक स्थिरता रिपोर्ट, ये करता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। आइए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी कि IONS के संदर्भ में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। और ये क्वेश्चन आया था 2017 के अंदर। तो आइए कथन देख लेते हैं क्या दिए गए हैं। इसमें बोला गया है कि हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी जो है इसका उद्घाटन भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में वर्ष 2015 में भारत में किया गया था। और अगला कथन दिया गया है कि जो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी है वो एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय राज्यों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का प्रयास करती है। इनमें कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी एक स्वैच्छिक पहल है जो क्षेत्रीय रूप से प्रासंगिक समुद्री मुद्दों की चर्चा के लिए खुला व समावेशी मंच प्रदान करता है तथा हिंद महासागर क्षेत्र के तटवर्ती राज्यों की नौसेना के मध्य समुद्री सहयोग को बढ़ाने का प्रयास करता है, उनको सुरक्षा जो है प्रोवाइड कराता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाँ, दूसरा जो कथन है जिसमें बोला गया है कि एक स्वैच्छिक पहल है तथा नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का प्रयास करता है, वहां सुरक्षा प्रोवाइड कराता है, तो ये बिल्कुल सही है। आइए पहला कथन संबंधी जान लेते हैं कि वो सही है या नहीं है। तो जो IONS है वो फरवरी 2008 में नई दिल्ली में भारत में आयोजित किया गया था। नौसेना स्टाफ के जो प्रमुख हैं भारतीय नौसेना को वर्ष 2008 से 10 की अवधि के लिए इसका अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। कब से कब तक? 2008 से 2010 की अवधि के लिए इसको नामित किया गया था। जबकि क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कथन में कि तो वो 2015 में उन्होंने अध्यक्षता की थी। इसलिए क्या है यहाँ पर गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था 2008 से 10 के लिए। तो इसलिए पहला कथन गलत है और दूसरा सही है। सही हमसे पूछा गया है, आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया बी, क्योंकि इसमें दूसरा जो कथन है वो सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया है वो 2016 के अंदर आया है। इसमें पूछा गया है, दो कथन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कौन सा सही है। उन कथनों पर नजर देख लेते हैं कि क्या कथन दिए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है वो लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन है ये सौर गठबंधन से संबंधित है और पहले कथन में बोला गया है कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान इसको लॉन्च किया गया था। और अगले कथन में बोला गया है कि इस गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश जो हैं शामिल हैं, यानी कि जितने देश संयुक्त राष्ट्र के अंदर शामिल हैं वो सभी देश जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में भी हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है जो 2016 के अंदर आया है और हम अब इसके फैक्ट चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। देखिए इसे नवंबर 2015 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री और फ्रांसीसी राष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? भारतीय प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसका जो सचिवालय है वो गुरुग्राम में है, भारत में स्थित है। ठीक है, और ये जो संगठन है इसकी सदस्यता उन राष्ट्रों के लिए खुली है जो पूरी तरह से आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा यानी कि उष्ण क्षेत्र के अंदर, देखिए ऊपर कर्क रेखा होती है, फिर विषुवत रेखा होती है और फिर मकर रेखा होती है। यानी कि यदि ये पृथ्वी है
तो यहाँ पर जो जो कंट्री यहाँ पर निवास हैं, जिन कंट्री पे यहाँ पे हैं, तो उन कंट्रियों को इसके लिए इनवाइट किया गया था, उनको खुली थी कि क्योंकि यहाँ पर ही वो सूर्य की वो एनर्जी प्राप्त होती है जिससे वो सौर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए इन ये जो क्षेत्र है, इन पे जो कंट्रियां निवास करती हैं, उनके लिए ये खुली थी, यानी कि वो इस संगठन के अंदर आराम से शामिल हो सकते थे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2018 में आईएसए की सदस्य के लिए संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को आमंत्रित किया गया था। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश के सदस्य नहीं है। इसमें क्या बोला गया था, आमंत्रित तो किया गया था कि सभी सदस्य देश में आमंत्रित किए गए थे, मगर इसके सदस्य सभी देश नहीं है। तो कितने सदस्य देश हैं, वे हैं वर्तमान में 80 देशों ने आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, उसकी पुष्टि की है, जबकि 98 देशों ने इस फ्रेमवर्क पर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 98 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और उनमें से 80 देशों ने इसकी पुष्टि की है। तो इसका आंसर क्या हो गया, दूसरा गलत है, क्योंकि इसमें बोला गया कि कितने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं वो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है। इसमें बोला गया है कि 2015 में लॉन्च किया गया था, तो ये बिल्कुल सही होगी। 2015 में ही हमारे प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा ये लॉन्च किया गया था। तो पहला कथन सही है और दूसरा गलत है, और सही हमसे पूछा गया है, तो आंसर क्या हो गया, केवल एक। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992, जिसका उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना, निम्नलिखित में से किसका प्रावधान करता है। ठीक है, 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आया था और इसके अंदर एक संशोधन और अधिनियम पूछ के कि 73वां संशोधन है अधिनियम 1992, उसका उद्देश्य देश पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना था। तो वो किन किन क्षेत्रों में बढ़ावा देना था, उसके कथन दिए गए हैं और उनमें से सही हमसे पूछा गया है। आइए उन कथनों पर नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन से कथन जो है दिए गए हैं, कि कहाँ कहाँ पर वो बढ़ावा देगा और कौन कौन से प्रावधान इसके अंदर शामिल थे 73वें संविधान शोधन के अंदर। इसमें बोला गया है कि जिला योजना समिति का गठन इसमें शामिल था। दूसरा बोला गया है कि राज्य चुनाव आयोग सभी पंचायत चुनाव कराएंगे, यानी कि जो राज्य चुनाव आयोग है वो सभी पंचायती चुनाव आयोग भी कराएंगे। अगला बोला गया है कि राज्य वित्त आयोग की स्थापना, यानी राज्य वित्त आयोग की स्थापना, योजना समिति का गठन और सभी पंचायत चुनाव जो है राज्य चुनाव आयोग ही कराएगा। इस तरह के प्रावधान जो हैं 73वें संविधान अधिनियम 1992 के अंदर प्रावधान थे, ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब ये कितना सत्य है, कौन कौन सा ठीक सही है, कौन सा नहीं है, आइए ये फैक्ट चेक कर लेते हैं। देखिए, नगर पालिकाओं से संबंधित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुच्छेद 243 ZD के प्रावधानों की प्रत्येक राज्य जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन करेगा, यानी कि जिला योजना समिति का गठन जो है वो किसके अंदर है, वो है नगर पालिका संबंधी जो 74वां संविधान संशोधन था। देखिए, 74वां जो है नगर पालिका से संबंधित था और 73वां जो है पंचायतों से संबंधित, यानी ग्रामीण सिस्टम से संबंधित था। ठीक है, और ये प्रावधान कहाँ पे था, जिला योजना समिति का गठन कहाँ पे बोला गया है, 74वें संविधान शोधन में, यानी कि 1992 में 74वें संविधान शोधन के अंदर यह प्रावधान था कि वह जिला समिति का गठन करेगा, जो समग्र रूप से जिले के लिए विकास योजना प्रस्तावित करेंगे और पंचायत और नगर पालिका द्वारा तैयार विकास योजनाओं के समन्वय हेतु जिम्मेदार होंगे। तो इसका प्रावधान कहाँ पे है, वो 74 के अंदर है। इसलिए जो पहला कथन है इसमें बोला गया है कि जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा, तो वो बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि यह प्रावधान है 74 के अंदर, ना कि 73 के अंदर। आइए बाकी चेक कर लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुच्छेद 243 क में कहा गया है कि पंचायतों के सभी चुनाव के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने और उसके संचालन का अधीक्षण व निर्देशन व नियंत्रण राज्य चुनाव आयोग में निहित होगा। ठीक है, यानी कि राज्य चुनाव आयोग जैसी जो बात कर रहे थे कि राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनाव आयोग कराएंगे, तो ये बिल्कुल बात सत्य हो गई है, क्योंकि 72 का प्रावधान वहां पर रखा हुआ है। अब बात रह जाती है राज्य वित्त आयोग की स्थापना की, तो क्या इस तरह कोई प्रावधान है, देख लीजिए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंदर अनुच्छेद 243 कहता है कि प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा और यह राज्य पंचायतों के मध्य करो, शुल्क, टोल यानी कि शुल्क की शुद्ध आय वितरण, संभावित आवंटन व विनियोग व राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान संबंध में राज्यपाल की सिफारिश करेगा। यहाँ पर यानी कि वित्त आयोग का गठन करेगा, ये बात स्पष्ट हो जाती है। इसका मतलब है कि
3 और 2 सही हैं, एक गलत है क्योंकि ये प्रावधान जो है 74 के अंदर है। इसका आंसर क्या हो जाता है? सही हमसे पूछा गया है, 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। 2 और 3 सही है, तो इसका आंसर होना जाना चाहिए था, आपको लगाना चाहिए था सी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है 2015 के अंदर आया है और इसमें पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्न में से किसे सुनिश्चित करता है। ठीक है, अब इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, कुछ प्रावधान दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि विकास में जन भागीदारी, दूसरा दिया गया है कि राजनीतिक जवाबदेही सुनिश्चित करेगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, और चौथा है वित्त का संग्रहण। ठीक है, ये उसके मूल उद्देश्य से सुनिश्चित करना है। ये 2015 के अंदर क्वेश्चन बोला गया है। ये जो 4 कथन हैं ये पंचायती राज व्यवस्था को मूल उद्देश्य से सुनिश्चित करना है। ये कि विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही सुनिश्चित करना है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है तथा वित्त का संग्रहण सुनिश्चित करना है। और हमसे पूछा गया है कि जितने कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही है। और ये देख लेते हैं इनमें से कौन सा सही है, कौन सी सुनिश्चित करना है और किसको सुनिश्चित नहीं करना है। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का मौलिक उद्देश्य जो है विकास और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है, यानी विकास के और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लोगों को भागीदारी को सुनिश्चित करना है। इसका मतलब है कि विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। इसका मतलब 1 और 3 बिल्कुल सही है, इनको सुनिश्चित करना राज्य व्यवस्था का मूल उद्देश्य है, यानी पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है। और चेक कर लेते हैं, पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संभवतः राजनीतिक उत्तरदायित्व की ओर नहीं ले जाती है। इसका मतलब एक तो जो राजनीतिक उत्तरदायित्व की बात बोली गई है वो गलत है। अगला बोला गया है कि वित्त संग्रहण और पंचायती राज का मूल उद्देश्य नहीं है। हालांकि वित्त और जो संसाधन को जमीनी स्तर पर हस्तांतरित करता है। ठीक है, तो ये इसका मूल उद्देश्य नहीं है कि वो वित्त का संग्रहण करे, और न ही ये है कि राजनीतिक उत्तरदायित्व की ओर आगे बढ़े। तो राजनीतिक जो जवाबदेही है वो गलत हो जाता है और वित्त का संग्रहण गलत हो जाता है। आंसर क्या हो गया? 1 और 3। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए था? सी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो 2017 के अंदर आया है और इसमें पूछा गया है कि स्थानीय स्वशासन को एक अभ्यास के रूप में सर्वोत्तम रूप से समझा जा सकता है, यानी स्थानीय स्वशासन की बात बोली गई है, इसकी अभ्यास के रूप में सर्वोत्तम रूप कैसे समझा जा सकता है? संघवाद में, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के रूप में, प्रशासनिक प्रतिमंडल के रूप में, या फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में। तो आइए जान लेते हैं। लोकतंत्र का अर्थ है सत्ता का विकेंद्रीकरण और लोगों को अधिक से अधिक शक्ति प्रदान करना। स्थानीय स्वशासन को विकेंद्रीकरण व सहभागी लोकतंत्र के साधन के रूप में देखा जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की 1992, राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953, कामकाज की जांच करने तथा उन्हें बेहतर कामकाज हेतु उपाय सुझाने के लिए भारत सरकार ने जनवरी 1957 में बलवंत राय समिति की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1957 में। उन्होंने बोला कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की स्थापना की सिफारिश की, जिसे अंतर पंचायती राज स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो बात किससे संबंधित है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए था? बी। आपको आंसर जो है बी देना चाहिए था। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 2021 के अंदर आया है और इसमें पूछा गया है कि जो मुरैना के पास स्थित चोस्ट योगिनी मंदिर के संदर्भ में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं कि क्या वो किससे संबंधित है, किनसे संबंधित है। तमाम से कुछ 4 कथन दिए गए हैं हमारे सामने और हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सही है। आइए कथन चेक कर लेते हैं। यह कच्छ पघात राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया एक गोलाकार मंदिर है, यानी किस राजवंश से संबंधित है? कच्छ पघात, ये कथन बोल रहा है। और अगला है कि यह भारत में निर्मित एकमात्र गोलाकार मंदिर है। देखिए, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जब आप एग्जाम हॉल के अंदर हो, एकमात्र, केवल, सभी, इस तरह की कुछ वर्डिंग यदि आपके सामने आते हैं और आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, काफी बार क्या हो जाता है कि आपको 2 का पता होता है, यानी कि 4 कथन आपके सामने हैं और आपको 2 का लग रहा है कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि हटा नहीं पा रहे हैं, आपको एक को हटाना है और उस दूसरे कथन के अंदर सभी, एकमात्र, केवल, इस तरह की कोई भी वर्ड का यूज किया गया है तो आप उसे ही गलत माने, यदि आपको नहीं पता है तो। यदि आपको पता है तो फिर आपको प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगला कथन है कि यह क्षेत्र में वैष्णव पंथ को बढ़ावा देने के लिए था।
चौथा बोला गया है कि इसके डिजाइन ने एक लोकप्रिय धारणा को जन्म दिया और इसकी भारतीय संसद भवन के पीछे इसकी प्रेरणा है, यानी कि जो संसद भवन बनाया गया था उसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई थी, इस मंदिर से इसकी प्रेरणा ली गई थी। अब ये कितने सही है कितना नहीं, आइए इनके फैक्ट चेक कर लेते हैं और इस मंदिर के बारे में जान लेते हैं। तो चोस्ट योगिनी मंदिर जो है ग्वालियर से 40 किलोमीटर दूर मुरैना जिले में पड़ोली के पास जो है मितौली गांव में स्थित है और भारतीय प्रत्यक्ष सर्वेक्षण ने मंदिर को प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया है। 1323 ईस्वी के एक शिलालेख के अनुसार, ठीक है, मंदिर का निर्माण कचपकात जो राजा हैं देवपाल, इनका शासनकाल रहा 1055 से 1075 के बीच में, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसका मतलब ये तो सत्य हो जाता है कि कचपकात राजवंश में ही इसका निर्माण किया गया था। और निर्माण किसने किया था, देवपाल शासनकाल में हुआ था इसका निर्माण, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर सूर्य के गोचर के आधार पर ज्योतिष व गणित की शिक्षा प्रदान करने का स्थान था, ठीक है। तो ये कहां से क्लियर हो गया कि ये संबंधित जो है कचपकात राजवंश से ही संबंधित है। इसका मतलब कि जो पहला कथन है वो तो बिल्कुल सही है कि इस राजवंश के टाइम पीरियड पे ही इसका निर्माण किया गया था। अगला है कि चोस्ट योगिनी मंदिर को 7100 महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और लगभग 100 फीट ऊंची एक अलग पहाड़ी पर स्थित इस गोलाकार मंदिर से नीचे खेतों का शानदार दृश्य देखा जा सकता है और यह भारत के बहुत कम ऐसे मंदिरों में से एक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि भारत के बहुत कम ऐसे मंदिरों में से एक है। इसका मतलब है कि कुछ बहुत कम है मगर कुछ अन्य मंदिर इस तरह के हैं, तो एकमात्र मंदिर तो नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एकमात्र जहां पर यूज किया जाता है, केवल यूज किया जाता है सभी, वो ज्यादातर वहां पर गलत होता है, तो इसलिए जो दूसरा कदम है वो गलत हो जाता है। आइए आगे चेक कर लेते हैं इसके फैक्ट कुछ। यह मंदिर का नाम इसकी कोशिकाओं के अंदर शिवलिंग के कारण रखा गया है और यह 64 योगिनी को समर्पित एक योगिनी मंदिर है। तो किससे संबंधित है, शिव से संबंधित, यानी महादेव से संबंधित है। इसका मतलब यह क्षेत्र वैष्णव पंथ से संबंधित तो नहीं है, ठीक है। तो तीसरा भी गलत हो जाता है क्योंकि ये शिव महादेव से संबंधित है और यहाँ पर बोला गया कि वैष्णव पंथ को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, ठीक है। आइए चौथा देख लेते हैं। इसमें लिखा गया है कि कई जिज्ञासु पर्यटकों ने इस मंदिर की तुलना भारतीय संसद भवनों से की है क्योंकि शैली में दोनों ही गोलाकार हैं। कई लोगों का यह भी मानना है कि यह मंदिर संसद भवन की प्रेरणा है, ठीक है। तो चौथा सही है और एक सही है, 2 और 3 जो है गलत पाए गए हैं। इसका मतलब है कि 1 और 4 आंसर में होने चाहिए। आंसर क्या हो जाता है, आपको क्या लगा के आना चाहिए था, इसका आंसर है सी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं और हमें यह जानना है और बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो पहला है कि विजेता का निर्णय टीमों द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर किया गया है। दूसरा है कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड से आगे था क्योंकि उसने इंग्लैंड से ज्यादा मैच जीते थे। और इनमें से कौन सा सही है, आइए फैक्ट चेक कर लेते हैं। देखिए वर्ष 2021 से 2023 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण जारी किया गया है जो 4 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2023 को समाप्त होगा। जैसा कि आप जानते हैं यदि आप मैच से क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इसकी नॉलेज आपको होगी ही, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं, फैक्ट चेक कर लेते हैं। आईसीसी ने 2020 में घोषणा की थी कि फाइनल में पहुंचने वाली जो टीम है का फैसला उसके द्वारा पिछले मैचों में अर्जित अंकों के प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा, यानी कि मैच की संख्या पर नहीं, ठीक है। प्रति टेस्ट उपलब्ध अंकों का एक समान कर दिया गया है और यह प्रणाली किसी भी समय टीमों की सापेक्ष प्रदर्शन की तुलना करने की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है क्या है कि किसी भी कारण से किसी भी मैच या श्रृंखला को रद्द करना अंक तालिका को सीधे प्रभावित नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि पहला जो है वो गलत हो जाता है और दूसरा कि न्यूजीलैंड फाइनल के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली पहली टीम थी। 22 मैच खेलकर 126 अंक अर्जित किए थे न्यूजीलैंड ने और इंग्लैंड के आगे थी क्योंकि इंग्लैंड ने 35 मैच खेलकर 107 अंक ही मिले थे। तो इसका मतलब क्या है कि दूसरा भी गलत है और पहला भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाता है, न तो एक सही है और न ही दूसरा सही है। तो आंसर हो जाता है डी, आपको लगाना चाहिए था।
तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आप लोगों के लेके आए। देखिए ये श्रृंखला यदि आप एग्जाम देने वाले हैं 2023 के अंदर तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको जो पार्ट वाइज आपको वीडियो प्राप्त होती रहेंगी, हम उस पर आपको चर्चा करते रहेंगे। यदि आपको कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।